ठीक है, आ रहा है क्या गाइस? अभी सही आ रहा है क्या सब? हाँ, चैट में ऑल गुड ना? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। पता नहीं था, थोड़ा सा कुछ थोड़ी कुछ गड़बड़ हुई, बट डोंट वरी। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक काम आपने कर लेना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही करना है। क्या करना है? जो जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसे नोट डाउन कर लो, और जो जो चीजें नई नई आपको दिखे उसे नोट डाउन कर लो, और उसी पे क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लिए, और हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट होगा, है ना? तो व्हाट विल डू, यू विल डू वन थिंग, आप पेन और कॉपी को लेंगे और नोट डाउन करेंगे चीजें। चलो मेरे को बताओ, क्या हम स्टार्ट करें? मेरे को बताओ वेदर वी आर रेडी, आर वी रेडी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा लेट हो गया, वेल कोई 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 टेंशन नहीं। अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें क्या चीज है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, ये सब चीजें हमें बतानी होगी। क्या बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं? चलो मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड। मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड, आप चेक कर लो और मेरे को बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका। चलो जी, टाइम मैं दे दिया हूं, आप चेक करके मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। चेक 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 चेक। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मैं टाइम देता हूं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 3 3 3। ओके, तो सबका आंसर 3 आया है, तो मैं भी चेक करता हूँ गाइस। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है, परफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 6 है, ये तो नहीं आने वाला, इसको हटा दो। क्योंकि दिख रहा है मेरे पास DSP2, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इन तीनों में हम देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। सिंपल है भाई। हमारे पास जो लिगेंड है, बताओ ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो क्या काम होता है? क्या पेयरिंग होती है? क्या हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो वी कांट से sp3d2, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। sp3d2 तो नहीं आएगा, हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मेरे को समझ में आया जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है वो D2sp3 होने वाली है। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन ही करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन अगर आप चाहते हो तो इसे हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। इसकी बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, मैग्नीज यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? Mn इज इन +3 ऑक्सीडेशन। सही बात है क्या? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनिशियली अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इनिशियली इसकी बात करूं तो ये हमारे पास था D5S2, D5S2। लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो चुके हैं। तो अब ये बन जाएगा, बता क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, तो बन जाएगा आपका D4। अगर ये D4 बना तो अब मुझे पता है सर यहाँ पे T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं। ये EG है हमारा, ये हमारा T2G है। परफेक्ट। पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। एक इधर जाएगा, एक इधर, एक इधर। उसके बाद पेयरिंग हो जाएंगी, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को यूज किया है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब बची कुची ऑर्बिटल्स हमारे पास ये दो होगी, तो ये डी ऑर्बिटल्स भी तो यूज होंगी, क्योंकि हमें कितने लिगेंड्स को फिल करना है? हमें 6 लिगेंड्स को फिल करना है। तो मुझे समझ में आया कि सर डी से तो 2 यूज होने वाले हैं। अगर डी से यूज होंगे 2, तो बाकी जो होंगे तो आ जाएगा DSP। बताओ आपको ये बात समझ में आती है? सॉरी, DSP, क्योंकि एस का 1 और पी के 3। ठीक है, परफेक्ट। तो इसका आ जाएगा D2sp3। तो आंसर आपका होने वाला है ओक्टाहेड्रा, दैट इज ये देखना है ना, तो इनकरेक्ट हमका आ जाएगा ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 आ जाएगा, परफेक्ट। तो पता, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी, थोड़ा कम करना है। ठीक है, चलो जी, इस वाले क्वेश्चन को देखो, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। In this question, what we have to find out the increasing order of crystal field splitting power. ठीक है, based on the
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो देखता हूँ किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड। हाँ बताओ क्या आंसर आ रहा है गाइस। आंसर क्या आ रहा है? 30 सेकेंड हो गए, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या ही देखना है, तो साइनाइड जो होता है सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद आपका आ जाएगा वाटर, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो ये तो हैलाइड्स है, और हैलाइड्स जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं साइज की बात करूं, अब अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन इन सब की बात करूं, इनमें दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है कि नीचे जाएंगे साइज बढ़ जाएगा, फ्लोरीन का साइज थोड़ा सा कम होता है। अगर ज्यादा, अगर फ्लोरीन का, फ्लोराइड आयन का साइज कम है एज कम्पेयर टू द क्लोराइड आयन, तो व्हाट विल से कि सर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा देन दैट ऑफ द क्लोरीन। तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ज्यादा तो इसमें सोचना नहीं है। चलो जी, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या, हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि ये डिफर करेंगे, ये डिफर करेंगे, दो चीजों में ये डिफर करेंगे। आपको बताना है किस किस चीज में ये डिफर करने वाले हैं। चलो जी, देखता हूँ किसका आंसर आता है। लेट्स सी, लेट्स सी। अरे यार, चलो चलो, बताओ बताओ बताओ। हाँ मैं देख रहा हूँ इसका आंसर आ रहा है। 3। ओके, तो अर्शीन का आंसर आया है 3, एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कोई चाहता है कि इसको एक्सप्लेन करे कि इजी है? भाई इजी है, देखो कैसे। देखो मैं कैसे सोचूंगा इस क्वेश्चन को। मैं अगर सोचूं सर यहाँ पे 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, तो चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने, अब तो हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट होने वाली है, वो तो मैं मानता हूं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने, भाई जियोमेट्री तो सेम ही होने वाली है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, भाई ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आ रही? ओके, चलिए यहाँ पे आइए। बोल रहे कि हाइब्रिडाइजेशन इनके डिफरेंट होगी, हाँ मान लिया मैंने। अब अगर मैं नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, क्या ये सेम होने वाले हैं? सर डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आयरन इनिशियली Fe डाई पॉजिटिव। सर दूसरे में बात करें तो आयरन फिर से डाई पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दोनों में चेक करता हूं तो यहाँ पे भी डाई पॉजिटिव डाई पॉजिटिव, ओके ग्रेट। इनिशियली ये था हमारे पास D6S2, ये भी था D6S2। अब दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और ये +3 में, नहीं +2 में, हाँ दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, दो यहाँ से चले गए। अब ये भी D6, ये भी D6, तो डी इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होने वाले हैं, तो ये भी काट डालो, तो आंसर आपका आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब आप याद भी रख सकते हो इसका कलर क्या है, तो यू कैन रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है गाइस, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इसका जो कलर होता है पेल ग्रीन होता है, और इसका कलर जो होता है वो पेल येलो होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये समझ में आया कि इसकी, देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखा 6 है, इसमें भी 6 है। अब अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब देखो फंडा तो सिंपल है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, ओके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब D2sp3 बन जाएगा, या बताओ क्या बनेगा सर? sp3d2। ये इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा, ये इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड बन जाएगा। अब पहले की बात करें तो हमने वीक फील्ड लिगेंड को यूज किया, और दूसरे में हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को यूज किया है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब अगर मैं चेक करूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, ओके मान लिया मैंने। लेकिन भाई चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, तो ज्योमेट्री तो सेम ही आने वाली है, दैट इज ओक्टाहेड्रल, तो ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये बोल रहा था डिफरेंट, तो ये तो सेम होगा ना, सेम होगा सेम होगा।
तो फिर हमें देखा कि हाइब्रिडाइजेशन इनकी डिफरेंट है, दैट इज D2sp3 sp3D2, वो समझ में आया। लेकिन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स तो सेम थे। अभी हमने चेक किया कितना था भाई, D6 ये तो सेम था ना, ये दिक्कत थी। तो ये भी हमारा नहीं आया, तो आंसर आपका 3 आया। बताओ क्या आपको ये समझ में आया सोनमती? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते मेरे को बताओ कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो अलेक्स, ठीक है गाइस। चलिए चलिए चलिए, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 30 सेकेंड। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ। क्या रहा है आंसर, क्या रहा है भाई? क्या आप बताओ क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है क्या? आला 30। चेक करते हैं। ओके, लेट्स चेक लेट्स चेक। किसी का आंसर तो आया, सुरेंद्र का आया है 4। ओके लेट्स चेक लेट्स चेक लेट्स चेक। ओके, आते हैं यहाँ पे टाइटेनियम की बात करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और बोल रहा है भाई ये कलर्ड होगा। अब मैं टाइटेनियम की बात करूं भाई, टाइटेनियम की बात करते हैं, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। स्कैंडियम के बाद हमारा टाइटेनियम आता है, मतलब D2S2। अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दिया, यहां से 2, यहां से 1, बचेगा क्या भाई? D1। अब मेरे पास D1 एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, उसकी वजह से DD ट्रांजिशन होने वाला है, जिसकी वजह से ये कलर्ड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अ कलर्ड कंपाउंड। चलिए दूसरे पे आते हैं। बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है हमारा, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन की बात हो रही है, और सिलिकॉन आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सर सिलिकॉन की अगर बात हो रही है तो पी ब्लॉक में है, तो कोई दिक्कत नहीं। सर कार्बन के नीचे हमारा सिलिकॉन आता है, बिल्कुल सर। अब अगर कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, जो वैलेंसी कार्बन की वही सिलिकॉन की है ना भाई। ओके, मतलब क्या है सर, ये S2P2 है। चलो ये भी आपका होगा, बस n का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे ये है 2s2 2p2, ये 3s2pp2 आ जाएगा। अब आपने काम क्या किया, हाँ यहाँ पे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि हम नीचे चलेंगे, सिलिक कार्बन के नीचे चलेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन आपने तो चारों को हटा दिया। जब आपने चारों को हटा दिया, 3s0 एंड 3p0, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन कैसे होगा? तो ये तो कलरलेस होने वाला है, ये तो कलरलेस होने वाला है, तो दिस इज करेक्ट। चलिए थर्ड पे आते हैं, डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंपाउंड, तो ये भी ट्रू है, तो आंसर इज 4। तो सबने आंसर किया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? नहीं नहीं, स्टे हियर। चलो जी, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंटर मेटल, ठीक है। ओके, सेंटर मेटल एटम्स, आयंस, ठीक है। हमारे पास काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज दैट कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। चलो जी, चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है। आई चेक ना, देखता हूँ किसका आता है। बताओ बताओ, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक नंबर आएगा, आपको नंबर बता देना है, ठीक है। नंबर मेरे को बता दो। हाँ जी, किसी का आया क्या? 2। परफेक्ट, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लेते हैं। निकल की बात हो रही है, मतलब सर D8S2 की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके सर, D8S2 की बात हो रही है। सर कोबाल्ट है हमारे पास, S को फेंक दो भाई, D की बात हो रही है। D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसको भी पेयरिंग करवा देगा, यहाँ भेज देगा इसे। मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या इसमें? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या इसमें? नहीं बचेगा ना। ये तो 0 होने वाला है, ये तो 0 होने वाला है। तो पहले मैं n = 0,
चलिए दूसरे में आते हैं। तो दूसरे की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा सेम है। अच्छा ये निकल था, ओके कोई दिक्कत नहीं, ये निकल डाई पॉजिटिव है। अब निकल डाई पॉजिटिव की बात हो रही है और निकल डाई पॉजिटिव की बात अगर हो रही है तो इसका ये मतलब कि एस से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, एस से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने हटा दिया है, अब बचेगा क्या भाई D8, तो इसी की बात हो रही है। लेकिन अब आपने क्लोरीन को यूज किया और क्लोरीन पेयरिंग नहीं कराएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आएगा भाई, इज इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं सर, अब हमने प्लेटिनम को यूज किया, अब हमने प्लेटिनम को यूज किया और यहाँ पे अगर मैं चेक करूं प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। अब सर प्लेटिनम ये तो नीचे जा रहा है 5D सीरीज में, अरे भाई कोई टेंशन नहीं है ना, निकल के जस्ट नीचे आएगा प्लेडियम, प्लेडियम के नीचे जस्ट आएगा आपका प्लेट। पता क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर ये जस्ट इसके नीचे आएगा तो इसकी वैलेंसी तो सेम होने वाली है, वैलेंसी वुड भी सेम, तो मतलब यहां भी आप बात कर रहे हो D8 की, यहाँ भी आप बात कर रहे हो D8 की। लेकिन दिक्कत देखो क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करोगे, ऐसे करके यहाँ पे एक, 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 एक एक एक, आप बोलोगे सर पेयरिंग कराए कि नहीं कराए, भाई बात किसकी हो रही है, 5D सीरीज की। अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं, चाहे आप किसे भी यूज करो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे भी n का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, भाई निकल है, फिर से साइनाइड है, डाई पॉजिटिव में है, पेयरिंग हो जाएगी, n का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात भी करूं तो यहाँ पे भी तो प्लेटिनम है, साइनाइड है, n का वैल्यू 0 आने वाला है। तो सबको ऐड करो, बताओ क्या आ रहा है भाई, सर आंसर वुड बी 2। पता किसी को कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई भी दिक्कत है? समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, आइए यहाँ पे। ओके अब थोड़े से धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे ना, हाँ बिल्कुल लेवल अप तो करना ही है, इसके बगैर कुछ होता है क्या, नहीं होता है। चलो जी, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट, ये कंपाउंड है, आयन विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोअर एनर्जी देन दिस कॉम्प्लेक्स। अब 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, बोल रहा है कि जो पहला वाला है ये वो वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब दूसरी की बात करें, दूसरे में क्या बोल रहा है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसमें जो डी डी ट्रांजिशन होता है T2G एंड EG के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बड़ा हो जाएगा। अब क्या ये भी सही है और ये भी सही है? अगर सही है मेरे को बताओ, अगर गलत है तो भी बता दो। चलो जी टाइम दे देता हूं मैं, लेट्स सी किसका आंसर आता है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स चेक। चलो जी, बता दो बता दो बता दो बता दो, नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हेलो हेलो ओम, हाउ आर यू यार। चलो जी चलो जी, आई चेक किसका आंसर आएगा, ठीक है, आई चेक, आई चेक, हाँ चेक करूंगा, सच में करूंगा। हाँ तो आंसर क्या आ रहा है पहले ये बताओ, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, बात की बातें बाद में करेंगे। अच्छा ये वाला स्टेटमेंट भी देखो, लास्ट वाला, ठीक है। ओके आई गेस मैंने काफी टाइम दिया, बोले 2 होगा, नहीं भाई इसका आंसर आपका डी होगा। सर ये कैसे हुआ, सर डी कैसे आया, तो वही तो एक्सप्लेन करेंगे, मैं भी देखूंगा ना डी ही आएगा क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपका कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ तो ये क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब अगर ये भी +2 में है, ये भी +2 में, दिक्कत कहाँ पे आ रही है सर, ब्रोमीन और क्लोरीन। हाँ ओके, अब अगर मैं नीचे जाऊं पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब जैसे ही मैं नीचे गया, ये जो लिगेंड है इसकी टेंडेंसी टू स्प्लिट द डी ऑर्बिटल्स विल डिक्रीज, ये दिक्कत होती है, मतलब आप इसे बोलोगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रोमीन को यूज किया और यहाँ पे मैंने क्लोरीन को यूज किया, ओके सर हमने ब्रोमीन को यूज किया, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ब्रोमीन को यूज किया, इसका ये मतलब कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है,
अब अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी क्या? बिल्कुल होगी सर। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होगी तो कहने से कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं पहले की, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है, दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, अगर मैंने उसको यूज किया तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होने वाली है। अगर कम होगी डेल नॉट आपका कम हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है? अगर ये कम हुआ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ये कम हुई, क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि ये कम हो रहा है ना, हाँ ये कम हो रहा है, इसका मतलब ये भी कम होगा। अब अगर ये, वी नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब अगर आपकी एनर्जी मिनिमम होगी, वेवलेंथ क्या होगी भाई? हाँ मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एनर्जी की। क्या बोल रहे हैं भाई? आयन विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोअर एनर्जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लोअर एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। बात आ रही है समझ में? क्या ये क्लियर है सबको? ये क्लियर हुआ? हाँ, ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ? पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ? ओके जी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे स्टेटमेंट का आंसर आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला, आप खुद करोगे। देखो कैसे। सर यहाँ पे हमने आयोडीन को यूज किया, यहाँ पे क्लोरीन। सर वीक फील्ड लिगेंड तो ये दोनों है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात, दोनों तो नहीं है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आयोडीन और क्लोरीन के बीच में, सर आयोडीन और क्लोरीन के बीच में कौन जीतेगा? जिसका साइज कम होगा ये जीतेगा ना। अगर इसने जीता, अगर इसने जीता तो इसका क्या मतलब? सर इसका ये मतलब कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सर इसकी डेल नॉट ज्यादा होगी। अगर डेल नॉट ज्यादा होगी तो सेपरेशन बढ़ जाएगा ना, T2G और EG के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा, वही तो डेल नॉट होता है। अब अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे सेपरेशन कम होने वाली है। और ये क्या बोल रहा था? इसकी बात अगर मैं करूं, यहाँ पे एनर्जी सेपरेशन ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा थोड़ी है, कम है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। पता क्या ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हुआ सबको? ये बताओ मेरे को यार, जल्दी 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 चैट में बताओ, चैट में बताओ, चैट में बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन सो दैट आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो चलो चलो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ मेरे को बता दिया करो, ठीक है ओके। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड इज n टाइम्स दैट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप समझ समझ लेना क्या करना है ना आपको। आपके पास एक आंसर आ जाएगा, फिर दूसरा आंसर आ जाएगा, वो n टाइम्स होगा। वो n का वैल्यू मेरे को बताना, ठीक है? अगर आपने n का वैल्यू बताया तो मजा आ जाएगा। ठीक है चलो, 30 सेकंड नहीं 40 सेकंड देते हैं, ठीक है चलो। आ रहा है क्या? n का वैल्यू बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट। आया क्या किसी का आंसर? बातें नहीं करनी है, आंसर करना है। आंसर बता दो क्या आया। ठीक है, आई गेस काफी टाइम, आई थिंक आपका आंसर आना चाहिए अभी। चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर n का वैल्यू 2 होगा, यस। n का वैल्यू 2 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई एक्सप्लेन इट, ठीक है चलो। पहले की बात करें तो अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। जब भी आपको ये मिले ये चीज, इसका ये मतलब है भाई कि पेयरिंग होने वाली है, पेयरिंग होने वाली है, मतलब आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ओके, दिस इज ट्रू। ये मेरे को समझ में आया। चलो यहाँ पे आ जाओ अभी। कोबाल्ट की बात करें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? एक्स। ऑक्सीलेट की बात करें -2 है तो आ जाएगा +3 इंटू -2। ऑक्सीडेशन स्टेट में इज इक्वल टू -3, तो x वुड बी इक्वल टू -3 +6, तो x इज इक्वल टू +3। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? +3। ओके सर, कोबाल्ट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन। ओके ओके। आयरन के जस्ट बाद आपका कोबाल्ट आता है, ठीक है? तो मतलब B7S2 की बात हो रही है।
लेकिन आपने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से बच जाएगा क्या भाई, D6। अब अगर D6 बचा, अब अगर D6 बचा, ओके समझ में आ रहा है मुझे सर, ये आपका T2G है, ये आपका EG है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या इसमें जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग होने वाली है सर, एक एक एक, उसके बाद पेयरिंग, एक इधर एक इधर एक, ठीक है ना। ओके जी, चलिए CFSE फाइंड आउट करिए। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है वो सर, वो होता है -0.4 डेल नॉट टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। कितने हैं, ये T2G है आपका एंड दिस इज EG। पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.6 है ना, तो ये आएगा 0.6 डेल नॉट टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, और EG में कुछ है नहीं, EG में कुछ है नहीं, इनटू 0 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, ये पूरा हट गया मेरा क्योंकि 0 है, तो ये कितना आ जाएगा -2.4 डेल। क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आ रहा है ना, ओके परफेक्ट। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब यहाँ पे क्रोमियम की बात हो रही है सर। क्रोमियम की बात करें तो ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाँ बिल्कुल है ना, है ना, ओके। तो अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके ओके, तो D4S2 था ये इनिशियली, लेकिन आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया तो क्या बन जाएगा D, ये आपका क्या बन जाएगा D3। देखो एक चीज बता रहा हूँ सिंपल, पता यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है D में, 3 इलेक्ट्रॉन। पता यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस कितने का, 2 का, मतलब डिफरेंस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 से करेंगे। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर मैं इसकी CFSE फाइंड आउट करूं, CFSE, तो वो क्या आएगा बताओ, -0.4 डेल नॉट टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। सभी T2G में जाएंगे, EG में कोई नहीं जाएगा, तो N2 आ जाएगा आपका 3, तो वो आपका आ जाएगा -1.2 डेल। अब देखो भाई डिफरेंस कितने की है, डिफरेंस कितने की है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। बताओ ये किसको समझ में आया, बताओ ये किसको समझ में आया, बताओ ये किसको समझ में आया, सबको समझ में आया ना, ये सबको समझ में आया, ओके ज्यादा टाइम नहीं देने वाले, चलिए जी, ओके परफेक्ट। यहाँ पे आ जाए, कंसिडर द ट्रांजिशन मेटल आयंस, हमारे पास ये सब आयंस हैं, अब इनकी बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव डी ऑर्बिटल्स। चलो मैं देखता हूँ किसका आंसर आता है, उसके बाद आई आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30, चलो 30 काफी है, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम। हाँ हाँ ठीक है, ट्राई ट्राई। ओके ओके, थ्री 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 थ्री, और किसका आंसर आया, मैं बोला कि इसका ऑप्शन 1 होने वाला है। अब आप बोलेंगे कैसे, अब आप बोलेंगे कैसे, है ना, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 ए, हाँ हाँ, ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, सिंपल है। क्रोमियम पहले आएगा, ठीक है, क्रोमियम की बात करिए, उसके बाद मैंगनीज आता है हमारा, मैंगनीज के बाद आपका आयरन आ जाएगा, और आयरन के जस्ट बाद आपका कोबाल्ट आता है, ठीक है ना, ये है हमारे पास, ये पूरा सीन है। अब क्रोमियम की बात करें तो D4S2, अब इसकी बात करें तो बताओ भाई D5S2। सर इसकी बात करें तो हमें 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 ये क्यों करना है, छोड़ देंगे ना, हमें ये क्यों करना है। अब सिंपल फंडा है कि ये इन लोगों की बात हो रही है, इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम की सर +3 है, मतलब इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है सर, सबकी +3 है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। अब अगर सब पे +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दो, ठीक है ना। ये आपका था D4S2, तो ये बन जाएगा D3, D3 बन जाएगा, D3 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा D4, ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा D4। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली ये आपका बन जाएगा D5, और ये आपका बन जाएगा D6।
बस चीजें तो सिंपल हैं। अगर ये D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, ठीक है, बताओ T2G में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं क्या? क्या बोला है क्या? ओके, लो स्पिन। लो स्पिन मतलब यहाँ पे पेयरिंग होने वाली है। ओके, अगर पेयरिंग होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, चलिए यहाँ पे आते हैं। सर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, T2G में पेयरिंग होगी, यहाँ पे आएगा 2 1 1, EG में आपका 0 आने वाला है। चलिए यहाँ पे आइए सर। सर यहाँ पे आपका T2G में 2,2,1 आने वाला है, और EG में आपका 0 आने वाला है। चलिए इसकी बात करें सर, यहाँ तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, D6 की बात हो रही है। सर T2G की बात करें तो 2 2 2 और EG में आपका 0 आएगा। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? कहाँ पे है ज्यादा? हाँ, क्या सर मैं सर मेरा भाई उसका क्या इंफॉर्मेशन मैं दूं? आप यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा है 3, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो क्या आंसर आपका ये आने वाला? समझ में आया कितना ज्यादा इजी था? वो डी बोल रहे हो भाई, ऐसे तो कम आ रहे हो। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोलना है हमें? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, क्या बोलना है? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, ये वेवलेंथ आप लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ओब्वियसली। अब उसका क्या ऑर्डर आ जाएगा? सबसे पहले कौन करेगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, या मतलब उनकी एनर्जी क्या होगी? नो, यू हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन करेगा, उसके बाद एक ऑर्डर आ जाएगा, वो मेरे को बता दो। ठीक है, टाइम दे दिया मैंने, आप बताओ क्या आने वाला है। चेक करो चेक करो। क्या आ रहा है भाई? ओके, चेक कर। ओके, काफी टाइम है, देखो अभी ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकता मैं तो, नहीं तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा कम कम टाइम में दूंगा, ठीक है। देखो भाई, अब वेवलेंथ की बात हो रही है। अब वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी? सर वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम मतलब डेल नॉट मिनिमम, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल नॉट। बात आ रही है समझ में? ये भी मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा सर? ये मिनिमम तब होगा, तब होगा जब आपने वीक फील्ड लिगेंड को यूज किया हो। बस, तो आंसर तो आना ही चाहिए। आप अगर मैं इनका ऑर्डर देखूं, सबसे पहले मेरा जो आएगा वो साइनाइड आने वाला है, ओब्वियसली साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अमोनिया, तो भाई अमोनिया को डाल दो। उसके बाद मेरा वाटर आने वाला है, और उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें, और उसके बाद आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर। अब ऑर्डर की बात करें तो हमें वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए। वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब हमें वीक फील्ड लिगेंड देखने होंगे। मतलब कहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है सर? अगर मैं चेक करूँ ना, क्लोरीन को मैंने कहीं पे तो डाल दिया सर, यहाँ पे क्लोरीन को डाल दिया। अगर यहाँ पे आपने क्लोरीन को डाल दिया तो बस यहाँ पे आपकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो डी कहाँ है पहले? सर या तो ये होगा या तो ये होगा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद कौन सा है सर? उसके बाद Cl को, ये तो वीक फील्ड था। उसके बाद मैं चेक करूंगा, मैंने वाटर को यूज किया, और वाटर इज थोड़ा सा वीक फील्ड। अगर ये वीक फील्ड है तो बस आपका काम हो गया। उसके बाद आपका ए आने वाला है, डी के बाद ए। बस मेरा आंसर आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप खुद कर लेना, आप देख लेना, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन की बात करें। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशंस एंड सीक्वेंस दैट फेवर्स T2G3 एंड EG1, एज सिंपल एज दैट। मतलब T2G की बात करें तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 3। EG में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका? 1। ठीक है, अब ये तो मेरे को समझा कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई। अगर पेयरिंग हुई होती तो तब क्या होता? तब आपका T2G में कितने जाते? 4, और EG में जाता 0। ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे यूज करना होगा वीक फील्ड लिगेंड। जरा ढूंढो सर वीक फील्ड। सर या तो ये आएगा या तो ये आएगा। सर ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। बात आ रही है। उसके बाद
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या? हाँ भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्पिन आएगी। अब जितनी ज्यादा स्पिन उतने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस आपका आंसर सी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नाउ थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब बस इसमें लैंग्वेज डिफरेंट है, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है इसने। चलो देखो क्या आना चाहिए इसका, बस इसमें लैंग्वेज डिफरेंस है, ठीक है, लैंग्वेज इसमें डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। सी, स्पिन सर। स्पिन क्या होता है? स्पिन मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतनी ज्यादा स्पिन होगी। वही मैं बोला ना, T2G में 3 थे, मतलब वो कुछ ऐसा था, T2G में आपके 3 थे और EG में आपका 1 था। तो बस दिखा मुझे कि T2G में आपके 3 अनपेयर्ड, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा स्पिन, EG में 2, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसकी करूँ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ज्यादा स्पिन भी आएगी। बस ये याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, ठीक है। आई होप आपका इसका आंसर आया होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना। ओके, एक चीज तो आपको पता ही होगा, वेब ग्वायर, वेब ग्वायर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से यहां जाने पे वेवलेंथ बढ़ जाती है, यहां से यहां जाने पे। दिस इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अब अगर मैं लिगेंड्स की बात करूं, L1 जो है वो रेड में आ रहा है, L1 इज इन रेड। L2 किस में आ रहा है? L2 इज इन ग्रीन, ओके परफेक्ट, L2 इज इन ग्रीन। मतलब L3 कहाँ पे आ रहा है सर? L3 हमारा येलो में जा रहा है, L3 हमारा येलो में जा रहा है। और L4 आपका किस में जा रहा है? L4 आपका blue में जा रहा है, ठीक है। ओके, सिंपल है। अब अगर ये चीज मुझे समझ में आई, दिस इज द थिंग। अब मुझे देखो यहाँ पे, अब देखो मुझे क्या बोलना है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ। ओके, लिगेंड की स्ट्रेंथ मुझे चेक करनी होगी, ठीक है। ओके, देखते हैं। अब समझो बात को, जब मैं यहां से यहां जाता हूँ वेवलेंथ तो बढ़ती है लेकिन एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज हुई मतलब डेल्टा नॉट आपका कम हो जाएगा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर वो डिक्रीज हुई तो इसका क्या मतलब सर? इसका ये मतलब वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, तो रेड की बात करूं तो उसकी सबसे कम स्ट्रेंथ होने वाली है, और रेड कौन सा था? L1। तो L1 तो मिनिमम आने वाला है, या तो सर ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला और ये भी बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आपका क्या आया? रेड की बात करें तो रेड के बाद आपका आता है येलो, है ना। ओके, येलो आता है, तो उसके बाद आपका L1 के जस्ट बाद आपका येलो, और येलो कौन सा था हमारा? L3 था। तो आपका आंसर डी आ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया, समझ में आया क्या? ये क्लियर हुआ सबको? हाँ, 4 इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, ये वाले क्वेश्चन को, अच्छा सेशन को लाइक करो, सेशन को लाइक करो, कर लो पहले, ठीक है। चलो जी, ये वाले सेशन, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आर। इजी है ना, इसमें क्या है, इसमें ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। देखो, अब मैं मुझे मुझे इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की, आपको पता ही है स्प्लिटिंग होती है। हाँ, अगर स्प्लिटिंग होती है तो यू नो दैट कि सर या तो T2G होगा हमारा, या तो आपका EG हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करूं तो DXY, ये आपका DYZ, और ये आपका DXZ हो जाएगा। सही बात है क्या? ये आपका DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होगा, और ये आपका DZ स्क्वेयर होगा। अब इनकी एनर्जी सेम है, दीज आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी सेम है। अब भाई इनको और इनको आप नहीं कह सकते ना इनकी सेम है। जैसे पहले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं तो क्या बोल रहा है? DX स्क्वेयर एंड DXXZ, पता नहीं किसकी बात हो रही है, छोड़ दो इसे। अब DYZ एंड DZ स्क्वेयर, DYZ तो यहाँ पे है, DZ स्क्वेयर यहाँ पे, इनकी एनर्जी डिफरेंस काफी है, ये कहां से हुए डिजेनरेट? बिल्कुल भी नहीं होंगे, हटा दो इसको, यहाँ पे आ जाओ। DXY एंड DYZ, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ DXY एंड DYZ, तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो हाँ सर। तो भाई ये सिंपल था, तो मैंने
आप चेक भी कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो, वो एक दूसरा तरीका है, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटेस्ट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन? इसमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होने वाली, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। जहां पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो वहां पे मैं कहूंगा कि कंडक्टेंस बढ़ी। अब यहाँ पे चेक करो भाई, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पहले की बात करता हूँ, पहले वाले की बात करता हूँ, तो ये किसमें टूटेगा सर? ये टूटेगा, प्लेटिनम होगा, यहाँ पे आपका NH3 हो जाएगा, और ये आपका 5 और ये Cl और प्लस, अच्छा 3 पॉजिटिव प्लस 5 Cl नेगेटिव, बस यहाँ पे तो 4 आयंस आने वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे आएंगे? 4 में। अब देखो फोर्थ में कैसे मैक्सिमम आएंगे सर? यहाँ पे 4 आ जाएंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में हमारे पास 4 ये है, एक ये है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 4 + 1 दैट इज 5। एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज, सो दैट विल मूव टू द क्वेश्चन। चलिए जी, इजी पीजी, ओके। चलो ये वाले क्वेश्चन को देखो। CFSE डल नॉट फॉर द मेटल आयन इन D7 कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड S। बस ये भी इजी है, ठीक है। आप देखो मैं तो टाइम देता, लेकिन टाइम उतना हमारे पास है नहीं, तो मैं भी करूंगा और आप भी करोगे, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है D7 कॉन्फ़िगरेशन। सर D7 की बात हो रही है, ये आपका T2G है सर, ये आपका EG है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। उसके बाद पेयरिंग होगी, यहाँ नहीं जाएंगे, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वो तब जाते हैं जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। उसके बाद जो बचा कुछ है उसको यहाँ पे डाल देंगे, 7 थे ना हमारे पास, हाँ तो ओके कोई दिक्कत नहीं। तो CFSE वुड बी, बताओ कितनी होगी सर? सर वो होगी हमारे पास -0.4 डेल नॉट टाइम्स इलेक्ट्रॉन इन T2G, कितने हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0.6 डेल नॉट टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स इन EG में कितने हैं 1 है ना, ओके 1 आ जाएगा। वो आपका आ जाएगा, वो कितना आएगा -2.4 डेल नॉट, और यहाँ से आपका आ जाएगा +0.6 डेल नॉट आ जाएगा। तो आंसर आपका 4 आने वाला है, दैट इज -1.4 -1.8 डेल नॉट, ठीक है, इजी है। चलो ये वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाले, हाँ जल्दी ही करो, सही बात है ना, अच्छी बात है। चलो जी ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन, अच्छा ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये है ही नहीं कुछ। हमें देखना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है। हाई स्पिन, जैसे अभी मैंने बात की, अभी मैंने आपको बोला था कि हाई स्पिन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होनी चाहिए। अब जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो हाई स्पिन बन जाएगा, ठीक है। अब ये कब बनेगा, ये कब बनेगा बताओ? तो ये तब बनेगा जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब हमें पेयरिंग करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, देन दैट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बात आ रही है समझ में? हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। थोड़ा सा अच्छे से देखो और देखो क्या आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा देखो इस वाले क्वेश्चन। 3 आने वाला है, इसमें क्या वो स्टेटमेंट 1 एंड, अच्छा सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नहीं, एक बार चेक कर लो, हाँ एक बार चेक करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ मैं आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे ना, ओके। चलो देखो भाई, यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, क्यों? नाइट्रोजन के नीचे आ रहा है ना हमारा फास्फोरस, ज्यादा सोचना ही नहीं ना। दिस इज ट्राई मिथाइल एमाइन एंड दिस इज ट्राई मिथाइल फॉस्फेट। अब दोनों की बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि ये लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसके इनके पास लोन पेयर है ना, तो लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे स्टेटमेंट में देखिए, बोल रहा है कि ये दोनों जो है सेम ग्रुप में आते हैं, क्योंकि आते हैं नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आपका फॉस्फोरस आ जाएगा, तो इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो भी सेम होगी। क्या ये सही है? नहीं, बॉन्डिंग कैसे सेम हो सकती है भाई? चलो मैं माना कि ये दोनों लोन पेयर दे सकते हैं, सिग्मा डोनर है ये, लेकिन मुझे बताओ क्या फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? हाँ सर वहां तो वैकेंट ऑर्बिटल है। अब अगर वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो बस आपको समझ में आया, उसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो वो पाई एक्सेप्टर भी बन जाएगा, तो दूसरा हमारा इनकरेक्ट बन जाएगा। तो आंसर आपका होगा
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए ये वाले क्वेश्चन पे चलिए। ओके, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, पहले में क्या बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये अब्सॉर्ब करेगा लाइट को एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस वन। ओके, देखते हैं, चेक करते हैं। दूसरा दूसरा बोल रहा है इट इज बिकॉज दैट द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट अब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। क्या ये सही है? आप चेक करते हैं, आप भी चेक करो और आंसर करो। ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, पहले की बात करते तो सर, पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आई चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नहीं मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों चेंज करनी, मुझे क्यों करनी है चेक ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने एमाइन को डाल दिया और यहाँ पे मैंने अमोनिया को डाल दिया और वाटर को डाल दिया, और यहाँ पे कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्योंकि यहाँ पे फंडा क्या है, इन जनरल जो वाटर है आपका वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और 3D एलिमेंट्स की बात, मेटल्स की बात करो, तो अभी तभी जाके वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि वाटर जब भी आपको दिखे कोबाल्ट 3, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो इसे। जब भी आपको दिखे ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ, तो आप बोलना सर ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका डेल नॉट कम आ जाएगा, जो अभी मैं बोला हूँ डेल नॉट आपका कम आएगा। अब अगर आपकी डेल नॉट एनर्जी मतलब डेल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम आई, मतलब सर आपकी एनर्जी भी कम होगी। ओके, एनर्जी कम होगी, मतलब क्या वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम होगी, मतलब क्या वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम। एनर्जी और वेवलेंथ तो उल्टा है ना पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये अगर मैं इसकी बात करूं एब्जॉर्ब एट ए लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू दिस थिंग, तो पहला तो फॉल्स है, मिला मुझे, पहला फॉल्स है। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरे में बोल रहा है कि इट इज बिकॉज मतलब जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल की। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं देखा कि जब कोबाल्ट ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया, जैसे इसकी +3 है, तो +3 के साथ जैसे वाटर की बात करूं तो वाटर अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो भयंकर बन जाता है। भयंकर मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। तो ये तो करेक्ट है। तो अब अगर मैं चेक करूं, ए इज फॉल्स, बी इज करेक्ट, आर इज करेक्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ओके, परफेक्ट। ज्यादा क्यों सोचते, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े। ठीक है, कोई नहीं। ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे वी हैव टू चेक द थोड़ा कलर है ना, कलर के साथ थोड़ा खेलना है, कोई दिक्कत नहीं, खेल सकते हैं। देखो अगर मैं देखू ना, अगर आपको पता भी नहीं, जैसे पहले की बात करूँ तो मैग्नीशियम, हाँ नहीं छोड़ो, अगर मैं मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे नेग्लेक्ट करूँ, ऑप्शंस को कैसे मैं एलिमिनेट करूँ, हाँ कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ भाई, प्रूशियन ब्लू, ये आपको पता ही है ना, हाँ, फेरिक फेरोसाइनाइड, तो इसका कलर क्या होता है भाई, ब्लू। तो अगर डी आई वी के साथ मिल रहा है तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो, बी, डी आई वी। ठीक है, जैसे इसकी बात करें मैग्नीशियम, इसकी अमोनियम फॉस्फेट, इसको छोड़ दो, इसको जैसे इसको छोड़ दो। अब इसका अगर देखिए तो इसका कलर व्हाइट होता है, तो छोड़ना क्या है इसका, याद ही रखना इसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट, अगर इसकी बात करें तो इसका कलर आपका येलो होता है। फिशर साल्ट आपको पता ही होगा, और ये आपका किसके साथ मिल रहा है भाई, ब्लू के साथ, तो इसका कलर आपका ब्राउन हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, हमारे पास एक सॉलिड है, अच्छा इसकी बात हो रही है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल इसे तो आप जानते हो, इसकी अगर बात हो रही है, इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर इज इक्वल टू, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कोऑर्डिनेटेड टू वाटर है, एक आउट होगा, एक दो यहाँ पे बाहर होंगे, बस आपको बताना है कितने टोटल है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी शेप जो है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को देखूं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। वाटर आ जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक आ जाएगा यहाँ से और अपना लोन पेयर दे देगा, दूसरा यहाँ से आ जाएगा, तीसरा आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक और आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, डाल दिया हमने। लेकिन है कितने भाई, 5।
तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ठीक है भाई, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पे +2 चार्ज होगा। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं है वैसे, दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक और वाटर मॉलिक्यूल है ना, उसको लाते हैं, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, बताओ कौन सी बॉन्डिंग होने वाली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको पकड़ लेगा इन इट्स क्रिस्टल लेटेस्ट, ठीक है। नहीं तो ये बाहर है, ये इसमें नहीं आ रहा है, इसका इसके पास जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कोऑर्डिनेटेड वो 4 होगा, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। लेकिन एक बाहर होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वहां पे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे हम सल्फेट को बना देंगे जो कुछ ऐसा होता है, और वो भी कुछ ऐसे कनेक्टेड है। वो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, इसके बीच का अट्रैक्शन, और यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, तो इसके बीच का अट्रैक्शन, तो कुछ ऐसा होता है। ये समझ में आया क्या, ठीक है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करें तो गोल्ड डिजोल्व इन एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया में हम इसे डिजोल्व करते हैं, वहां पे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा बन के आता है, मतलब दिस इज अ वे हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट गोल्ड, ठीक है। अब इसकी बात करें, मतलब हमने गोल्ड को लिया, ठीक है, और गोल्ड को हमने एक्वा रीजिया के साथ मिला दिया, मतलब वी हैव गॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड वी हैव गॉट HCl। अच्छा, इनका रेशियो क्या होता है आपको पता ही है सर, 3:1 रेशियो होता है इनका। अगर इस रेशियो में हम इनको मिलाते हैं, और मैंने गोल्ड को मिला दिया, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन के आता है जिसे हम प्यूरस क्लोराइड कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, प्यूरस क्लोराइड, जो कुछ ऐसा होता है, AuCl होता है। या ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन को बाहर कर दो, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर 3। मतलब क्या ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कहाँ बाकी सभी। चलिए ये वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्यों क्यों कहाँ गए ये सब। ठीक है कोई नहीं, ओके चेक करते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगर हम चेक करें, इसमें हमने क्या देखना है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ब्लू विट्रॉल। अभी देखा हमने ब्लू विट्रॉल की बात की, और हमने देखा कि वहां पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होता है, ये वाला, इसकी बात हो रही, तो इसका ज्यादा देखेंगे नहीं, वन आ जाएगा। आगे बढ़, अगर इसकी बात करें ये वाले क्वेश्चन की, इसमें क्या बात बोलना है हमें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसकी बात हो रही है, और इसमें हमने बताना है कि इसका एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, और तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या आएगा, वो हमें बताना है। क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम चेक करें, वी हैव टू चेक द कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीलेट की बात हो रही है, एंड दिस इज ए बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो यहाँ से 2 × 2 आ जाएगा, क्योंकि ये बाइडेंटेट है ना, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से अमोनिया आपके 2 है, तो आंसर क्या आएगा भाई हमारे पास, 2 × 2 आएगा 4 + 2 दैट इज 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। मतलब या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद हमें चेक करना होगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर हमें चेक करना होगा, कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना यहाँ पे कुछ बोला तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ओके। अब अगर इसकी बात करें तो हम चेक कर सकते हैं, ओके, चेक कर सकते हैं ना, ओके। नहीं हम ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसा, ओके, लेट्स डू। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेक करेंगे सर, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे ऑक्सीलेट 2 है, मतलब +2 × -2, क्योंकि चार्ज उसका -2 होता है ऑक्सीलेट का, ठीक है, -2, और यहाँ पे अमोनिया 0, उसका कुछ आएगा नहीं भाई, इक्वल टू -1, तो ये आपका आ जाएगा x - 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम। अगर क्रोमियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, दैट मीन्स द क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम,
दैट इज D4S2 की बात हो रही है, D4S। भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो D3 बचा। अब किसी भी लिगेंड को आप यूज करो फर्क नहीं पड़ता, क्यों D3 है ना, तो उसकी पेयरिंग थोड़ी होने वाली, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब अगर n का वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट वुड बी अंडर रूट ऑफ n इंटू एन। अगर n का वैल्यू क्या है 2, वो आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, n का वैल्यू 3 है ना, सॉरी 3 इंटू 3+2, वो आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 15। तो अंडर रूट ऑफ 15 का वैल्यू हमारे पास आ जाता है क्या, 3 ये कहाँ गए थे सभी, ठीक है, आंसर आपका ए आ जाएगा। मतलब ये क्लियर हुआ सबको, परफेक्ट। चलिए ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बात बोलना है हमें, द कॉम्प्लेक्स दैट डिजोल्व्स इन वाटर, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि पानी में डिजोल्व होता है, ये तो पता ही होना चाहिए, पर रट लेना इसे, हो सकता है कि पूछ दे इस बार, इसको रट लेना है, रट लो, यहाँ पे लिख दो आप रट लो, ठीक है भाई, ओके। अगर मैं प्रूशियन ब्लू की बात करता हूँ तो ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, काट दो इसे। इसकी बात करें तो ये भी पानी में डिजोल्व नहीं होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं फिशर सॉल्ट, ये भी नहीं डिजोल्व होता है, हाँ, लेकिन अगर ये मिले आपको, ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन बाहर है, ऐसे ये रीजन नहीं है, स्टिल आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स इन, ये वाले टंगस्टन हेक्साकार्बोनाइल की बात हो रही है और दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है, मतलब इन कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है ना। वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने मेटल, अच्छा हमें क्या बताया ब्रिजिंग कार्बोनाइल, मतलब ब्रिजिंग क्या होगा, ब्रिजिंग कुछ ऐसा होता है, मेटल होगा, कार्बोनाइल होगा और उसके बाद ब्रिज आ जाए, मतलब दिस इज लाइक दिस, वी हैव टू फाइंड आउट इतने कैसे होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं है, कैसे, पहले की बात करें तो टेट्राहेड्रल इसकी शेप है, अगर टेट्राहेड्रल है, मेटल को बीच में डाल दो, क्या है भाई, मेटल टंगस्टन है, तो टंगस्टन को बीच में डाल दो, कार्बोनाइल यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से, दिस इज CO, दिस इज CO, दिस इज CO एंड दिस, परफेक्ट है ना। तो इसमें क्या ज्यादा सोचना है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ भी CO है और एक ये है। अब इसकी बात करें तो कोई ऐसा दिख रहा है आपकी जो ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग तो कोई नहीं है ना, तो 0। और सिमिलरली आपने इसे भी देखा होगा, ये भी ब्रिजिंग नहीं है, यहाँ पे मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में बॉन्ड है, फिर यहाँ पे 5 CO ऐसे करके जुड़े हुए हैं, सिमिलरली यहाँ से भी 5 CO ऐसे करके जुड़े हैं, तो दिख रहा है मेरे पास कोई ब्रिज नहीं बन रहा है, तो आंसर है C। चलो जी ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या आंसर आ रहा है इसमें, देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है, देखो इसमें क्या बोलना है, करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड विच गिव्स ए वाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2। अब देखो सिंपल फंडा है, फंडा ये है कि सर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ भाई, BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, हाँ तो इसके साथ रिएक्शन हो रही है। अब अगर इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो मुझे क्या चाहिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट तभी आप, अच्छा यहाँ पे बेरियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये है और अगर इसे सल्फेट आयन मिला तो ये सल्फेट आयन के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा बेरियम सल्फेट। अब फंडा ये है, अब फंडा क्या है इसमें कि इसका कलर जो होता है व्हाइट, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब ढूंढो कहाँ पे सल्फेट है, सर यहाँ पे पहले में मुझे दिख रहा है कि सल्फेट है, तो यहाँ पे सल्फेट मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ज्यादा क्या सोचना है, आगे बढ़े, चलो जी ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच विल एग्जिबिट सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब क्या ये होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग और इसमें क्या फंडा है, ये हमें देखना होगा। सिंपल बता रहा हूँ, चीजें सिंपल है और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो क्या है, जैसे मेरे पास कोई मेटल है और मेरे पास कार्बोनाइल है, ठीक है, ओके सर, कार्बोनाइल इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, पता है आप ये कुछ ऐसा होगा। सर ये सिग्मा डोनर है क्योंकि ये डोनेट कर सकते हैं, दिस इज अ सिग्मा डोनर, ओके मान लिया मैंने। लेकिन यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होती है, दैट इज पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होती है भाई, पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल। अब अगर इस मेटल, मतलब ये तो डोनेट किया हाँ, लेकिन ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो तो ये इसको दे सकता है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सिनर्जिक बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाँ। तो जब भी आपको कार्बोनाइल मिले मेटल के साथ वो लगा है तो वहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, मतलब मेटल और कार्बोनाइल का
कार्बोनाइल के बीच का बॉन्ड जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ जाएगा? वो डोनेट भी करेगा, सिग्मा डोनर भी होगा और पाई एक्सेप्टर भी होगा। तो ये भी कार्बोनाइल, दूसरा भी कार्बोनाइल और तीसरा भी कार्बोनाइल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। बताइए समझ में आया? ये क्लियर हुआ सबको? ये वाले क्वेश्चन पे चले फिर। चलो 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 जी, देखो ये वाले क्वेश्चन को और देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रेट आयन टेस्ट। ठीक है, नाइट्रेट आयन टेस्ट करें, आपको पता ही है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसा है जो कि गलत है, जरा देखो आप समझो कौन सा चीज यहाँ पे गलत है, वो ये आपको बताना है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट। देखो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, नाइट्रेट आयन टेस्ट है। ओके, नाइट्रेट आयन टेस्ट है, और यहाँ पे जैसे आपके पास कोई सैंपल है और आपको लग रहा है कि उसमें नाइट्रेट आयन है, तो आप चाहते हो कि उसको बाहर करिए, उसको कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें नाइट्रेट आयन है। तो ये एक तरीका है, हम इससे नाइट्रेट आयन को पहचान सकते हैं। अब कैसे पहचान लेंगे? देखो नाइट्रेट आयन है हमारे पास, बिल्कुल है। अब अगर आपके पास नाइट्रेट आयन है, कोई सैंपल है, और आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, और उसमें डाल दिया इस सैंपल को, इसमें आपको लग रहा है कि नाइट्रेट आयन है। ठीक है, डाल दिया, ओके डाल दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे ESO4 डाल दिया, आयरन सल्फेट डाल दिया। ठीक है, जैसे आपने, ओके ये डाल दिया, क्या डाल दिया? ओके, जैसे मैंने ये डाला इसमें, उसके बाद क्या करा, मैं इसमें ड्रॉप वाइज H2SO4 डालता हूँ। क्या बोल डालता हूँ? ड्रॉप वाइज H2SO4। अब H2SO4 की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है और ये नीचे चला जाता है। अब ये जैसे ही नीचे चला गया, अब ये कौन सा है? एक सेकंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे ही नीचे चला गया, जब भी इसे नाइट्रेट आयन मिला, एक इंटरफेस पे अगर ये मिला नाइट्रेट आयन, तो ये ब्राउन रिंग, एक मतलब क्या कह सकते हो आप, डार्क ब्राउन रिंग लाइक हमारा एक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं पहले स्टेटमेंट को देखो, क्या बोल रहा है? ए डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा बोल रहा है रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द नाइट्रोफेरस सल्फेट। नहीं भाई, इसमें दिक्कत क्या है? ये जो हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ ऐसा हो, ये इस कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। और दिस इज नॉट नाइट्रो, दिस इज नाइट्रोसॉइल, दिस इज नाइट्रोसॉइल। तो नाइट्रोसॉइल अगर होगा और इसकी बात करें तो ये बोल रहे हैं नाइट्रो, नाइट्रो नहीं होगा, नाइट्रोसॉइल होगा। तो आंसर आपका यही होगा, और यही ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ये हमें दिख रहा है ना कि नाइट्रो का NO है तो नाइट्रो है, अगर सॉरी NO है तो नाइट्रो सॉइल है, अगर NO2 होता तो हम कहते कि नाइट्रो है, लेकिन ये तो नाइट्रो सॉइल है ना, तो बस यही था इसमें, और क्या। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब हमारे पास मेटल्स हैं, आयंस हैं, मेटल आयंस। अब वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन से एंजाइम्स ऐसे हैं, कौन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं और ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, आपको ये पता ही होना चाहिए क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है ना। चलिए जी, पहले बात करते हैं कोबाल्ट की, पहले हम बात करते हैं कोबाल्ट की। अब अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं, बताओ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है। तो आपका ए मिल जाएगा थर्ड के साथ, तो ए थर्ड, ए थर्ड, ए थर्ड, तो मतलब मेरे पास आंसर आ गया है, दिस इज द आंसर, ए थर्ड। अब देखो जिंक आपको पता ही है कहाँ पे होगा, जिंक आपका होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस में। ठीक है, जिंक की बात हो रही है। अब अगर मैं सी की बात करूं, रोहिडियम, ये विल्किंसंस कैटलिस्ट में होता है। ठीक है, तो बस मेरे पास आंसर ए आया एंड ए इज द करेक्ट। इसको इसको याद ही रखो। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, और इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना? ओके, जरा ये वाले क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या बोलना है? द स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो भाई, सिंपल फंडा बताता हूँ। हमें स्क्वेयर प्लेनर बनाना है, और स्क्वेयर प्लेनर का फंडा ये होता है कि हमारे पास एक 2D प्लेन हमें बनाना है, एक 2D प्लेन हमें बनाना है। ओके ठीक है, ये मेरे को समझा। अब मुझे बताओ, एक प्लेन को बनाने के लिए, एक प्लेन को बनाने के लिए मुझे कितनी एक्सिस चाहिए? दो एक्सिस, दो एक्सिस, बिल्कुल। एक्स एंड वाई एक्सिस अगर मेरे पास है तो यही तो मेरे को चाहिए, दैट इज वन प्लेन। जैसे मेरे पास हाथ है, हाथ में तो दो एक्सिस है ना, एक्स एंड वाई। ओके, या वाई जी, जो आप बोले, जो आपका मन करे। ठीक है,
तो अगर आपको कोई भी प्लेनर स्ट्रक्चर बना, जैसे मेरे को स्क्वायर प्लेनर बना है, तो मेरे पास वो ऑर्बिटल्स चाहिए मुझे जो दो प्लेन्स में आ रही है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एस पी एक्स को ले, पी वाई को ले, डी एक्स वाई जी को। देखो इसका आंसर 2 आ जाएगा। और देख मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, ठीक है। मैंने क्या बोला, मुझे एक प्लेन बनाना है, और एक प्लेन बनाने के लिए मेरे पास दो एक्सिस सफिशिएंट होती है। अब देखो यहाँ पे, ये तो मेरे पास एस है, अच्छा एस में कोई एक्सिस नहीं है, इसे छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं पी एक्स, तो पी एक्स की बात करें तो पी एक्स, ओके दिस इज पी एक्स। अब पी वाई की बात करें तो ये आपका पी वाई होगा, ठीक है, ये पी एक्स ये पी वाई। अब डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की बात करें तो ये आपका कुछ ऐसा होगा, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये कुछ ऐसा होने वाला। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एक्स और वाई के बगैर कोई एक्सिस मैंने यूज की? क्या मैंने एक्स और वाई के बगैर यहाँ पे कोई एक्सिस यूज की? बिल्कुल भी नहीं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसको चेक करूँ, 4 को चेक करूँ, देखो मैंने पी एक्स को यूज किया, पी वाई पी एक्स जी भी आया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपने डिफरेंट, आपने जी कोऑर्डिनेट को भी यूज किया, उसे नहीं यूज करना। वी हैव टू यूज ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक प्लेन बनाने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो बस 2 कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे, हम इसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे यही फंडा था, आप एक्स को यूज करें, वाई को, जी को, तो ऐसे थोड़ी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्स वाई, वाई एंड एक्स, ठीक है, तो ये फंडा है, ठीक है। तो हमने जाके यूज किया एस पी एक्स पी वाई एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते, ये वाले क्वेश्चन को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो अब जो ये वाला पोर्शन रहने वाला है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे आइसोमेरिज्म पे होंगे, तो इंपॉर्टेंट। तो आइसोमेरिज्म को यहाँ पे क्लियर कर लो, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अभी तक देख लो कि अब ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब पहले कंपाउंड की बात करें तो ये कुछ ऐसा है, कौन सा भाई, MA4। MA4 टाइप है ना, ए इज द लिगेंड, कोई भी लो, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब MA4 टाइप है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ तो दो पॉसिबिलिटीज है, सर ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, जो कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके मान लिया मैंने। सर ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, तो मतलब कुछ ऐसा, सर कुछ ऐसा। लेकिन दोनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ना, ये तो प्लेनर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बात खत्म। कभी भी नहीं आएगा, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसमें तो मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आ जाएंगी, तो ये भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो पहला नहीं आने वाला। दूसरे की बात करें तो सेम, क्योंकि ये भी MA4 टाइप का है, तो ये भी नहीं दिखाएगा भाई, ये भी कैंसिल। चलिए इसकी बात करें तो यहाँ पे, अब यहाँ पे चीजें बदल गई। अब यहाँ पे चेक करें तो यहाँ भी MA6 टाइप का है। जब भी आपका ये टाइप का मिले तो आप तभी भी जान लेना कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्रीज बहुत सारी आने वाली है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब फंडा यहाँ पे चेंज होगा। अब मैंने यहाँ पे जो जिस लिगेंड को यूज किया है वो बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब अगर मैं इस लिगेंड को यूज कर रहा हूँ, चलो इसका स्ट्रक्चर बना दे सर, क्रोमियम बीच में होगा, ये लेट्स से आपका ऑक्सिलेट की बात हो रही है, क्या ऑक्सिलेट कुछ ऐसा आ जाएगा, बाइडेंटल लिगेंड दिस इज ऑक्सिलेट, ठीक है भाई। एक कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा, और एक कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है मुझे, तो ये कैसे है ओपिकली एक्टिव, तो फिर इसका आंसर नहीं आएगा क्या? ये हमें बस ऐसे लग रहा है कि स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन ये कुछ 3D में अगर इसकी बात करें तो ये कुछ अलग ही तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो आप कोई भी तरीका नहीं है, आप इसको बीच में कट करो, किसी भी तरीके से कट करो और यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, नहीं तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो पीओएस। अगर नो पीओएस है तो बस आप जान लेना कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें हमें क्या बोलना है कि फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, बता सकते हैं क्या? फेशियल एंड मेरिडोनियल, फेशियल एंड मेरिडोनियल। बस जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मिले दैट इज MA3B3, बस जान लेना कि MA3B3 है। तो MA3B3 अगर हुआ तो विल से दैट यहाँ पे फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जैसे मैं बात करूं, अच्छा पहला ये तो मिला, पहला ये तो मिला, अगर मैं इसका फेशियल आइसोमर बनाऊं तो कुछ ऐसे होने तो है। बना सकते हैं क्या? ओके बना देंगे।
NH3 को यहाँ पे डाल दो, एक NH3 को यहाँ पे डाल दो, एक NH3 को यहाँ पे डाल दो। अब बचेगा हमारे पास क्लोरीन, एक क्लोरीन को इधर डाल दो, एक क्लोरीन को इधर, एक क्लोरीन को इधर। ठीक है भाई। अब चीजें तो सिंपल है, चीजें सिंपल हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है मेरे पास स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। दिस इज द फेशियल वन। मेरिडोनियल को डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपका मेटल, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट, मैंने क्या बीच में यहाँ पे बीच में डालेंगे कोबाल्ट को। अब अगर मैं कुछ चेंज किया, जैसे मैंने NH3 को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे NH3 को डाल दिया, और मैंने नीचे NH3 को डाल दिया, ऐसे करके अब क्या बचा हमारे पास? क्लोरीन। यहाँ पे एक क्लोरीन को डाल दो, एक क्लोरीन को इधर, एक क्लोरीन को। तो ये आपका क्या बन जाएगा? दिस इज द फेशियल वन एंड दिस इज द मेरिडोनियल वन। आइसोमरिज्म वन इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो ये आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि एंटी कैंसर एजेंट है? सिस्प्लेट। आंसर आपका ये आ जाए। याद ही रखो ना, ये तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो याद ही रखनी है, तो इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकते, ये याद ही रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी की चीजें हैं। चलो जी, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्राइमरी वैलेंसी 2? कहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी? कहाँ पे होगी? जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। जरा चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले में तो दिख रहा है मेरे को कि कोबाल्ट की मुझे नहीं पता, लेट्स पुट दैट टू x प्लस 5 अमोनिया है, इसका 0 आ जाएगा भाई। क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करें तो -1 इज इक्वल टू, क्लोरीन को बाहर करें तो +1 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू +2। तो बस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी आपकी 2 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना, ट्रिकी नहीं है, इजी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक तो कंपाउंड हमारे पास ये है, और इसमें x नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, x नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें y नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स है। ओके, मान लिया मैंने। तीसरे की बात करें तो इसमें z नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। Now what we have to find? We have to find out sum of x plus y plus z। बता सकते हैं क्या? देखो बता सकते हैं, बता सकते, बिल्कुल बता सकते। I'll explain। ठीक है भाई, चलो पहले पे आइए, बताइए किस टाइप का है सर? ये तो MABCD टाइप का है। ओके, मान लिया हमने MABCD। सर इसमें कितने होते हैं? या तो आप याद ही रख सकते हो, इसमें 3 है। अब अगर कोई बोले कि सर कैसे 3 कैसे हो गए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, मेटल को बीच में रख दे, मेटल को बीच में रख दे, और ए को ऐसे डाल दिया, बी को ऐसे डाल दिया, सी को ऐसे डाल दिया, और डी को ऐसे डाल दिया। ये पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लॉक वाइज डाल दिया सब। ठीक है, अब 2 को चेंज कर लो, इन 2 को चेंज करते हैं। ठीक है ना, इन 2 को तो डिफरेंट बन जाएगा। अब मैं सी को ऊपर लेता हूँ, सी को ऊपर लिया, और बी को नीचे करता हूँ, बी को नीचे कर दिया। अब यहाँ पे मैं ए को ऐसे ही रखा, और यहाँ पे मैं डी को, कोई चेंज। अब ये तो डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। अब फिर से चेंज करते हैं। अब हमने इन 2 में चेंज किया था, अब इन 2 में चेंज करते हैं, इन 2 लोगों में। अगर मैं इन 2 में चेंज करता हूँ तो आई बी गेटिंग मेटल बीच में रहने वाला है, ऊपर में ए, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा भाई, यहाँ पे आपका सी, यहाँ पे आपका, पता है कितने कितने हैं? और इसके बाद अगर आप ढूंढोगे, बोलोगे सर हमें तो पता है 6 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, तो उतने नहीं आएंगे। दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन। हो जाते हैं बीच बीच में, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 3। पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे आंसर आ रहा है मेरे पास क्या? 3। पहले में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरे की बात करें तो दिस इज MA2 एंड BB2। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। ये कहाँ जा रहे हो बीच बीच में? यहाँ पे देखो ना अच्छे से, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, तो ये तो मैं मान लिया, मैं पहले में 3 आ जाएंगे। चलिए अब y को फाइंड आउट करना है। y इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की बात करूं तो सिंपल है ना भाई। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूँ, ये कुछ ऐसा है MA2BB, कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, यही है क्या? हाँ यही तो है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दिस इज द बाइडेंटेड लिगैंड, दिस इज अच्छा ये 2 है ना, ये 2 है। ओके ये 2 है। हाँ, अभी इसी देखो क्या करेंगे,
या तो सर मेटल को बीच में रखे, एक ए को ऊपर रखे और दूसरे ए को जस्ट इसके नीचे, मतलब 180 डिग्री एंगल पे रखे, जिसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। और इसके हिसाब से आपका जो बाइडेंटेड लिगेंड है एक ऐसे आ जाएगा और दूसरा आपका ऐसे आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? दिस इज द ट्रांस आइसोमर। अगर मैं सिस आइसोमर की बात कर लूँ, सिस आइसोमर कुछ ऐसा। अब ए और बी के बीच का एंगल ना हम कितना रखेंगे भाई, वो हम 180 था, अब 90 रखेंगे। एंड दिस वुड बी द ट्रांस आइसोमर एंड दिस वुड बी द सिस, दिस वुड बी द सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात करूं तो ये कुछ ऐसे, यहाँ पे बात करूं तो ये कुछ ऐसे। अब समझो बात को। फंडा ये है, फंडा सिंपल है, सिंपल ये है कि ये वाला जो है ट्रांस वाला, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे सर? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, बीच में कट कर दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होने वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके ठीक है। अब इसकी बात करें, ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। और इसके दो आएंगे, एक तो ये और इसकी मिरर इमेज। लेकिन हमें बस बोलने थे कि क्या, हमें बोलने थे कि इसके कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स आएंगे। तो एक आएगा ना भाई, तो आपका एक्स का वैल्यू तो आया मेरे पास, एक्स का वैल्यू इनिशियली मेरे पास आया था, एक्स वाज 3। बताओ वाई का वैल्यू क्या आया, अभी आया ना, वाई इज 1। अब हमें z को फाइंड आउट करना है, एंड z इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड। बताओ ये कौन सा, अभी इसी की बात हो रही थी, Ma3B3 फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो यहाँ पे तो दो आने वाले हैं, तो वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो अब अगर मैं तीनों को सम करूं, दैट इज x प्लस वाई प्लस जी, बताओ क्या आएगा सर? वो आएगा मेरे पास 3 + 1 + 2, दैट इज 6। हाँ यार, हाँ ओके, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो मत इसको एक बार फिर से आप रिवाइज करना, मतलब फिर से रिमाइंड करना, देख लेना कि आंसर आया। अगर आंसर अगर नहीं आया, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को बताना, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन द स्पेशल क्लास। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे बात करें तो द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स MaBXL, ठीक है। ओके, बोल रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखो यही तक तो मेरे को समझ में आया। अब हो रहा है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आपको पता ही है कि जब भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो देयर इज नो जीआर, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। वो तो स्क्वायर प्लेनर में होता है, वो तो स्क्वायर प्लेनर में होता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे नहीं आया तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा था नहीं इसमें। इसकी बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलिप्टिक, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि होमोलिप्टिक है? अब होमोलिप्टिक वो वाला है जो एक ही तरह के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। और दिख रहा है मेरे पास ये जो निकल है, ये सेम तरह का लिगेंड के साथ मिला हुआ है, तो डी इज द करेक्ट। आगे बढ़े, चलो जी, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलना है हमें? द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल इन दिस वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी हमने इसकी बात की थी, कसम से अभी बात की थी, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके। अब हमारे पास मेटल है, ठीक है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे ए और ये कितने, दो है, दो बाइडेंटेड लिगेंड। और मेरे पास ए बी है, दो लिगेंड है, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, चेक कर सकते हैं। ओके, अब दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी इज दैट कि मैं इनको इन द प्लेन रखूं, बाइडेंटेड लिगेंड को इन द प्लेन रख दूं, और ए और बी को मैं 180 डिग्री एंगल पे डाल दूं। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बताओ? तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेटल, अब ए और बी का एंगल जो है वो हम 180 ना होके 90 कर देते हैं। ये आपका ट्रांस आइसोमर होगा, ये आपका सिस होगा। दिस इज EN ओवर हियर, दिस इज, सर EN नहीं है, कोई भी ऑक्सिलिएट, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है भी तो कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है। और कौन सा आइसोमर है सर? ये आपका ट्रांस आइसोमर है, ये आपका ट्रांस आइसोमर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करें तो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपका सिस वाला आइसोमर है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका एक तो ये आएगा और इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक इसकी मिरर इमेज भी आएगी। यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो आंसर आपका आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? 4, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 3, 4 कैसे आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा ना, चेक किया ना? 3, 2 + 1 दैट इज 3। चलो जी, यहाँ पे बात करते हैं। अब हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ओके, बता सकते हैं। हमें बताना है कि इनमें कायरल कौन सा है, ठीक है। सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, बस और कुछ नहीं। पहले की बात करें तो सिस की बात हो रही है, ओके। तो सिस मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का एंगल 90 होगा। तो सर क्या हम ऐसे बनाएंगे, प्लेटिनम को बीच में रखेंगे और हम क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन का एंगल 90 रखते हैं? हाँ, समझा मैं। सर अब जो बाइडेंटेड लिगेंड है इसको ऐसे रखते हैं, तो इसको हमने ऐसे बना दिया। अब बताओ क्या ये कायरल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना, कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। अगर इफ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये तो कायरल होने वाला है, तो मैं दूसरे पे क्यों जाऊं? मुझे दिखा, दिस इज द आंसर। ओके, अब थोड़े से जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो नॉमेनक्लेचर पे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाए। पहले क्वेश्चन की बात करें तो द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है और हमें बताना है इसका नेम क्या है। बहुत ही ज्यादा इजी है, कर सकते हैं, ठीक है। अब लीगेंड की बात करें तो अमोनिया है और क्लोरीन है, ओके। अब अगर मैं चेक करूं इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो अमोनिया पहले आएगा क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्लोरीन आएगा। कैन आई से टेट्रा एमाइन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको छोड़ दो। टेट्रा एमाइन आएगा, ओके, ये भी आ सकता है, ये भी। डाइक्लोरो, ओके, टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो दिख रहा है मेरे पास, डाइक्लोर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, ओके। उसके बाद कोबाल्ट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? सर ये है X प्लस 4 × 0 -2 इज इक्वल टू +1, दैट इज X इज इक्वल टू +3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 3 3। हाँ, तो मतलब आंसर आपका बी आ जाएगा। सारे कुछ देखना नहीं था ना, कितना ईजी था, बहुत ही। आगे बढ़े, चलो जी, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फिर से IUPAC नेम बताना है, इस कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। अब यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है गाइस। बता दो जल्दी जल्दी। मुझे लग रहा है ना कल से इजी क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के थोड़े से क्वेश्चन ऐसे वैसे होते भाग जाते हैं। चलो जी, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या होगा इसका नेम? हाँ बता सकते हैं ना, ओके। अब यहाँ पे एक ही फंडा है, हमने अमोनिया को यूज किया है, क्लोरीन को यूज किया है और हमने नाइट्रेटो को यूज किया है। अब इसकी बात करें नाइट्रेटो, इसकी बात करें तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियो, ये सॉरी लिगेंड है। और अगर ये एम्बिडेंट है मतलब ये नाइट्रोजन की साइड से भी जुड़ सकते हैं ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साइड से जुड़ रहा है, ठीक है। तो टेट्रा एमाइन आएगा भाई, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ये नहीं आएगा ना, टेट्रा एमाइन। उसके बाद क्लोरिडो, ओके, क्लोरिडो आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नाइट्रेटो ओ, क्योंकि ये जुड़ा है, बाइडेंटेड है, ओके। ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकते हैं, ओ से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ किससे जुड़ रहा है? ओ से, तो ओ आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा और इसके ऑक्सीडेशन प्लस भी है, राइट। आंसर आपका, चलो जी, इसमें हमें क्या बताना होगा? द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स, हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स जिसका नेम उसने वही से दिया है, ट्राइअमाइन डाई एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंट एज, ठीक है, ट्राइअमाइन। ट्राइअमाइन मतलब तीनों है ट्राइअमाइन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डाई एक्वा है क्या? ओके, डाई एक्वा ये भी दोनों है, ये है, अच्छा ये नहीं आएगा, इसको काट देते हैं, डाई एक्वा। उसके बाद क्या है हमारे पास? क्लोरिडो, क्लोरिडो की बात करें तो एक ही क्लोरीन है, या तो ये होगा या तो, हाँ ये होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ओके। नाउ वी हैव टू चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है। अब बताओ कहाँ पे +3 आ दिख रहा है मेरे को, ये आ रही तो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स
कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। मैं अभी बात किया था, मैं बोला भी था जब भी मेटल और कार्बोनाइल के बीच का बॉन्ड है तो कुछ ऐसा होता है। मेटल ये डोनेट कर सकते हैं, सिग्मा डोनर होता है कौन सा, कार्बोनाइल, कुछ ऐसा। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी आपकी लोन पेयर भाई डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट भी कर सकता है। दिस इज द सिग्मा डोनर मान लिया, लेकिन पाई है ना, अगर ये पाई एक्सेप्टर भी है तो हो गया। इसी की बात हो रही है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, बाकी सभी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, वो नहीं आने वाले। ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे और बताएंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, ये भी इजी होने वाला है, चेक करते हैं। चलो जी, चलो जी, बताओ। क्या बन रहा है इसका आंसर? थक गए ना? काफी तेज गए हम आप, मतलब 50 क्वेश्चन तो विद इन नो टाइम हमने कर लिए। ठीक है, इसकी बात करें तो ओके बता सकते हैं। ओके, कोई इजी नहीं, इजी बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले तो एमाइन आने वाला है उनका, ठीक है, क्योंकि वो तो फंडा सिंपल है ना, क्योंकि वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहला है उसका। ठीक है, तो ट्राई एमाइन, ओके ट्राई एमाइन सब में फर्स्ट है। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आ जाएगा। ट्राई एमाइन ब्रोमो, ब्रोमो यहाँ पे ये काट और ये काट, ये या ये आ सकता है ब्रोमो। उसके बाद आपका हो रहा है नाइट्रो आ जाएगा। नाइट्रो आएगा पहले कि क्लोरो, क्लोरो आ जाएगा ना, उसके बाद नाइट्रो आ जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना था, वन आ जाएगा, ज्यादा इसमें सोचता ही नहीं। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब इन दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं और हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी है। Now we have to compare them, मतलब we don't have to compare them, we have to match them। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो, पहले पहले की बात करें और हमें इसका सबसे पहले सेकेंडरी बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। सेकेंडरी बैलेंस टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, चलिए आ जाए यहाँ पे। सर कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी, तो यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड, अगर वो बाइडेंटेड है तो आ जाएगा 2 × 2। सही बात। क्लोरीन आपके पास 2 आएंगे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 + 2 = 6। 2 6 के साथ मिल रहा है, मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी वुड बी 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना भाई। हाँ कैसे, इथाइलिन डाइअमाइन तो वो तो खुद तो न्यूट्रल होता है, x + 2 × 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 = +1, मतलब x क्या आएगा मेरे पास +3। मेरा ए किसके साथ मिला, 1 के साथ, A1 ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब बी को चेक करो जरा, बी को अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास कि यहाँ पे टोटल वैलेंसी 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये वैलेंसी सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी तो 4 आने वाली है। 4 मतलब ये या ये हो सकते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी ये तो न्यूट्रल है, इसका -1 इसका -1, तो +2 आ जाएगा ना, तो बस 4 एंड +2, तो ये मिल जाएगा आपका फोर्थ के साथ। तो बी फोर्थ के साथ मिला है, तो आंसर वुड बी। दिख रहा है क्या? हाँ, सी ही है। अरे युवराज कहाँ चले गए थे तुम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जी। The coordination environment of this calcium dipositive ion in its complex with EDTA4 negative। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो इजी है। देखो भाई, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट की बात हो रही है, अगर मैं इसकी बात करूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड NH आ जाएगा। नहीं रुकना है ना, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है, हाइड्रोजन को,
एन, यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ भी एन है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे है। अब ये एसिटेट है ना, एसिटेट, और 4 नेगेटिव, मतलब ये हाइड्रोजन को लीव किया है, मतलब ऐसे, ये कुछ ऐसे, और ये यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, वो नेगेटिव ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। मतलब भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर? यहाँ पे भी दे सकते हैं ना, लोन पेयर है, लोन पेयर भी दे सकता है, और नेगेटिव चार्ज 4 है आपके पास, तो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या आएगा भाई? 6 आ जाएगा क्या? अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ज्यादा क्या ही सोचना है, ज्यादा क्या ही सोचेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Which of the following complex will exhibit maximum attraction to an applied magnetic field? मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा है, हमने डाला है मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। अब हमने देखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऐसा है कि जो सबसे पहले अट्रैक्ट होगा। हाउ वी कैन चेक दैट? इजी, देखो कैसे। इसको चेक करने के लिए व्हाट विल डू, विल चेक के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मैक्सिमम होंगे, जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे दैट वुड बी द आंसर, है ना? वही तो सबसे पहले अट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं उसकी बात करूं तो चलो इसका आंसर बी है। अब अगर मैं चेक करूं इसका, कोबाल्ट यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिंपल, और यहाँ पे हाँ अगर +3 में होता तभी जाके पानी विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो कोबाल्ट की बात हुई है, इनिशियली इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी भाई? D7S2, ठीक है, D7S2, 2 लॉस हुए हैं तो बन जाएगा D7। अब D7 की बात करूं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? कितने होंगे? पेयरिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, सही है ना? हाँ, तो N is 3। मतलब कहीं और पे आपका N का वैल्यू इतना आ रहा है क्या? अगर मैं पहले की बात करूं तो ये निकल डाइपॉजिटिव की बात हो रही है। अब निकल डाइपॉजिटिव की बात करूं तो सर D8S2 की बात हो रही थी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो D8 की बात हो रही है। अगर D8 की बात हो रही है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा होने चाहिए, नहीं कम होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक और चला जाएगा यहाँ पे, तो N वुड बी 2 ओवर हियर। तो दिख रहा है मेरे पास आंसर आपका ये आ जाएगा। 46 समझ में नहीं आया। 46 में क्या था? 46 में क्या बोल रहा था कि, हाँ 46 में क्या बोल रहा था, एक सेकंड। तो अगर मैं ईडीटीए की बात कर, मतलब बोल रहा था कि एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास और मैंने वहां पे ईडीटीए को यूज किया, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टेट, और वहां पे देखो आप चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव। अब अगर 4 नेगेटिव चार्ज है तो बस चीजें तो सिंपल है। आप यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो मतलब 4 वहां से आने वाले हैं और 2 यहाँ से आने वाले हैं, तो अटैक 6 साइड से हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा भाई? मैक्सिमम 6 तक हो जाएगा, मैक्सिमम 6 तक हो जाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक चला जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा ना भाई? 6 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल होगा, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, मुझे उससे लेना देना है नहीं। ठीक है, इसमें हाँ ठीक है ना, हाँ तो एन सेकंड में हमने चेक किया उसमें 3 थे, ठीक है, सेकंड में हमने चेक किया उसमें 3 थे। चलिए ये वाला टाइप का क्वेश्चन कीजिए। अच्छा ये भी बहुत ही ईजी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने AgNO3 को ऐड किया है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, इसकी बात करते हैं। और अब हमने क्या बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, बता सकते हैं क्या? हाँ इजी है, बता सकते हैं। देखो ओके, हमारे पास क्या है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाते, किसकी बात हो रही है? डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम। ओके, क्रोमियम है आपके पास, क्रोमियम, क्लोरीन 2 है, और एक्वा है ना, वाटर, मतलब हमारे पास कितने भाई? 4। ओके परफेक्ट, और बाहर में आपका हो रही है कुछ ऐसा, इसकी बात हो रही है। हाँ
तो यही इसी की बात हो रही है। ओके परफेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करूँ, AgNO3 के साथ करूँ, आप सबको पता है कि सर ये बन जाएगा AgCl। यहाँ पे मेरे पास AgCl प्रेसिपिटेट बन के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो प्रेसिपिटेट बना, एक मोल मिला एक मोल के साथ, वहां पे एक मोल बना, 1:1 रेशो है ना, एक मोल मिलेगा कि ये टूट जाएगा इसमें प्लस Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव को ले जाएगा, AgCl बन जाएगा। ओके ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने जो AgNO3 ऐड किया है, कितना यूज किया, 100 ml, और इसकी मोलैरिटी है 0.01। ओके सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड आउट करूंगा, मैंने कितने नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 के ऐड किए। आप बोलोगे सर मैंने जो नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 के सिल्वर नाइट्रेट के ऐड किए, दैट वुड बी मोलैरिटी 0.01 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 ml। इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, डिवाइड करेंगे 1000 से, 20 से 20 गया, तो नंबर ऑफ मोल्स वुड बी 0.00। एक मोल से एक मोल आ रहा था, एक मोल से एक मोल आ रहा था, मतलब 0.01 से कितना आएगा, अगर एक से एक आएगा तो 0.01 से कितना आएगा, 0.00। एक से एक 0.001 से 0.001, एज सिंपल एज दैट, है ना। ओके फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। ज्यादा क्या था, चलो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, अभी तो इसमें बात की हमने। मैंने बोला जब भी ऐसा हो MABCD, यहाँ पे 3 आते हैं और वो मैं 3 शो भी किया, अगर किसी को याद नहीं है या भूल गए, कोई भी दिक्कत हुई तो उसको बता देता हूँ, ठीक है भाई। क्या है, M सेंटर में होगा, अब A ऐसे आएगा आपका, B ऐसे, C ऐसे, और D ऐसे आ जाएगा। दिस इज द वे, क्लॉकवाइज सबको अरेंज करो, अब एक एक करके चेंज करो, इन दो को चेंज करो, इन दो को चेंज करो पहले। अगर मैंने इन दो को चेंज किया, बता क्या, M इसके साथ कुछ किया नहीं, ऐसे का ऐसा ही, इसके साथ कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही रहे। इन दो के साथ चेंज, ये C ऊपर चला जाएगा, आपका D नीचे आ जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा। ऐसे तीसरा, सर इन दो को चेंज करते हैं तो तीसरा भी बन जाएगा, MAB, और ये आपका D बन जाएगा, ये 3 बन जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को देखो, इजी क्वेश्चन है, इसके लिए टाइम देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, ओके लेट्स चेक। नहीं, चेक करते हैं। ओके हम बात करें D4 की, वी हैव गॉट D4, मान लिया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब पेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है ना। ओके अगर पेयरिंग नहीं हुई, जैसे T2 एंड दिस इज EG, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और ऊपर एक चला जाएगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है ना। तो CFSE कितना होगा, CFSE जरा बताओ कितना, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इंटू -0.4 टाइम डेल नॉट, प्लस आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे इसके 0.6 डेल नॉट के साथ, वो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, -1.2 डेल नॉट, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2.6 डेल, वो -0.6 डेल नॉट आ जाएगा क्या, -0.6 डेल नॉट। ये समझ में आया क्या, ये क्लियर है सबको, या इसमें कोई दिक्कत है। 46 वाला गलत लग रहा है मुझे सर, क्योंकि उसमें से ये कैल्शियम डाइफॉस्फेट जो है
और शायद 6 कोऑर्डिनेट, नहीं उसमें 6 ही आएगा, ठीक है चेक कर लेना एक बार, 6 ही आएगा। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन में डाउट, कोई भी क्वेश्चन में? किसी में तक दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, और सब्सक्राइब करो सभी, सो दैट और भी सेशंस हम जल्दी जल्दी लाए। अब मल्टीपल सेशंस करेंगे, ठीक है, पूरी जो केमिस्ट्री है उसके 50-50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लेंगे, है ना, हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, टेक केयर।